हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। क्लास थर्ड की मैंने समरी पढ़ाई, क्लास फोर्थ और फिफ्थ के मैंने नोट्स बनाकर आप लोगों को पढ़ाया है। क्लास फोर्थ और फिफ्थ के जो नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। वहाँ से आप डाउनलोड करके एग्जाम से पहले एक बार नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने वो सभी टॉपिक पढ़ा दिए हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो वो सभी टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। जिसने भी वीडियो देखी है उसको पता होगा, और जो लगातार मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है वो ईवीएस में सभी प्रश्न सही करके आएगा, यदि उसने सभी वीडियो देखे हैं। और अब मैं ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो ये प्रैक्टिस का 8वां वीडियो है। इसके पहले 7 वीडियो आ चुके हैं, और मैं पेडागोजी के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। कल की वीडियो में मैंने 20 प्रश्न लिए थे एनसीईआरटी बेस्ड, 10 प्रश्न मैंने पेडागोजी के लिए थे, और उसके पहले वाली वीडियो में मैंने सभी प्रश्न पेडागोजी के लिए थे। आज मैं सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड ले रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप पेपर सेकंड के लिए साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट मैं पढ़ा चुकी हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मैंने जो प्रैक्टिस करवाई है उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है। एनसीईआरटी मैंने साइंस पढ़ाया है कंप्लीट 6 to 8, जो साइंस की बुक चलती है उससे मैंने पढ़ाया था, और उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप लोग, यदि आप लोग चाहें तो अभी भी समय है, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। और ईवीएस की वीडियो तो बहुत छोटी छोटी मैंने बनाई है ताकि आप लोग आराम से उन्हें देख पाएं। आप 1 या 2 दिन में पूरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अभी समय है, तो आप लोग देख लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे कहते हैं। पहला विकल्प है संकटापन्न प्रजातियां, दूसरा है दुर्लभ प्रजातियां, तीसरा है स्थानीय प्रजातियां, और चौथा है विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। तो पूछा गया है किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा है, यानी वो अभी विलुप्त नहीं हुई है लेकिन विलुप्त होने का खतरा है, भविष्य में ये विलुप्त हो सकती है। तो ऐसी प्रजातियां कहलाती हैं संकटापन्न प्रजातियां। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और लिखा हुआ है इनके बारे में भी जान लीजिए, और विकल्प के बारे में। दुर्लभ प्रजातियां क्या होती हैं? तो वे प्रजातियां जो बहुत ही कम संख्या में पाई जाते हैं और बहुत कभी कभार दिखाई देते हैं, यानी कि ये असामान्य होते हैं, और ये कभी कभी ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये दुर्लभ प्रजातियां कही जाती हैं। स्थानीय प्रजातियां क्या हैं? जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। और विलुप्त हो चुकी प्रजातियां क्या हैं? जो पहले थी लेकिन अब ये नहीं है, पौधे या जंतु जो पहले थे लेकिन अब ये समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी प्रजातियां कहलाती हैं। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है, यह कहीं और नहीं पाई जाती। ऐसी प्रजाति को कहते हैं। पहला विकल्प है अन्य स्थानिक प्रजाति, दूसरा है आक्रामक प्रजाति, तीसरा है स्थानिक प्रजाति, और चौथा है कीस्टोन प्रजाति। तो ये सिर्फ पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। तो ऐसी प्रजाति कहलाती है स्थानिक प्रजाति। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले अगले प्रश्न पर चलते हैं। नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों की संख्या होती है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और आपको याद रखना है कि कितनी टुकड़ियां होती हैं जो पीछे चलती हैं। पहला विकल्प है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, और चौथा है 7। तो नौसेना की परेड में आमतौर पर सैन्य कर्मियों और उपकरणों का जुलूस शामिल होता है, जिसका उद्देश्य अक्सर देश की नौसेना बलों की ताकत और तत्परता का प्रदर्शन करना होता है। इस परेड में नेता के पीछे चलने वाली टुकड़ियों की संख्या ही मुख्य कारक है।
इसमें पूछा गया है कि नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों की संख्या कितनी होती है, यानी प्लाटूनों की। तो यह संख्या होती है 4। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह को पहचानिए। पहला विकल्प है हापुस, नीलम, इलाहाबाद, सफेदा, दशहरी। दूसरा है अल्फांसो, केसर, तोतापरी, नीलम। तीसरा है केसर, दशहरी, बनारसी, चित्तीदार। और चौथा है लंगड़ा, तोतापरी, बनारसी, केसर। तो इसमें पूछा गया है कि रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह का चयन कीजिए। तो जो दूसरा विकल्प है अल्फांसो, केसर, तोतापरी, नीलम, ये आमों की किस्में हैं। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कोई जनजाति ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होती है जिनका अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जरावा जनजाति किस राज्य यानी क्षेत्र की है? पहला विकल्प है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। दूसरा है झारखंड। तीसरा है नागालैंड। और चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसमें पूछा गया है कि जो जरावा है, कहीं कहीं पर जारवा भी लिखा है, तो जो जारवा जनजाति है ये कहाँ की है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह जो जनजाति है यह अनोखे रहन सहन और संस्कृति के लिए जानी जाती है और हजारों वर्षों से अलगाव में रह रही है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबको सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। इसका हल है पहला विकल्प है मैना, दूसरा है तोता, तीसरा है फाख्ता और चौथा है कोयल। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि कुहू कुहू आवाज कौन लगाता है? कोयल लगाती है। अब कोयल के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौए के घोंसले में अपने अंडे देती है। ये बात आपको याद रखनी है। और कौआ बेचारा इसके अंडों की भी देखभाल करता है अपने अंडों के साथ। तो डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? तो कोयल अपना कभी भी घोंसला नहीं बनाती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? पहला विकल्प है वेल, दूसरा है मेढक, तीसरा है कबूतर और चौथा है छिपकली। तो आपको पता ही है कि वेल जो है ये स्तनधारी परिवार का है। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लंगर की प्रथा संकेत करती है। पहला विकल्प है मध्याह्न भोजन, दूसरा है मुफ्त समुदाय रसोई, तीसरा है एकत्रित दान और चौथा है पवित्र भोजन। तो गुरुद्वारे में एक साथ खाना बनाना और एक साथ खाना खाना लंगर कहलाता है। लंगर सिख धर्म की एक धार्मिक परंपरा है जिसे पूरे भारत में सभी गुरुद्वारे में देखा जा सकता है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है वही सही है, मुफ्त समुदाय रसोई, यानी समूह में लोग खाना बनाते हैं, समूह में लोग खाना खाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परत के बीच भंडारित भौम जल को कहते हैं। पहला विकल्प है भूमिगत जल, दूसरा है जल भर, तीसरा है दुस्थित जल और चौथा है गुप्त जल। तो प्रश्न में पूछा गया है कि भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जल भृत। यहाँ पर जल भृत होगा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कई बार मैंने आपको हाथियों के बारे में बताया है, जब भी प्रश्न आया मैंने पूरा आपको डिटेल में हाथियों के बारे में बता दिया। और जो नोट्स मैंने बनाए हैं उसमें भी मैंने आपको हाथियों के बारे में पढ़ाया है। तो आपका हाथी से संबंधित प्रश्न तो गलत होना नहीं चाहिए। तो चलिए इसमें पढ़ लेते हैं। लिखा है 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है। बिल्कुल सही बात है। पढ़ते भी चल रहे हैं और साथ में इनको टिक भी करते चल रहे हैं, जो सही है। तो पहला सही हो जाता है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरे में लिखा है कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 कुंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो वयस्क हाथी होता है वह एक दिन में 1 कुंटल झाड़ियां और पत्तियां ही खा पाता है, 100 किलो। तो सी इसमें गलत हो गया। और किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवारों के सदस्य ही होते हैं
उनमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता है। गलत है, क्योंकि जो झुंड होता है उसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है, क्योंकि हाथी जो होते हैं 14-15 साल बाद ही झुंड को छोड़ देते हैं और एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। ये सब बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा हाथी को जब भी गर्मी लगती है कान हिलाकर हवा कर लेते हैं। इनको कीचड़ में खेलना पसंद है, पानी में खेलना पसंद है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। इसमें ए और बी सही हो जाते हैं, सी और डी गलत है, यानी कि जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी? पहला विकल्प है कबूतर, दूसरा है गौरैया, तीसरा है उल्लू और चौथा है कौवा। तो पक्षियों के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि पक्षी जो होते हैं, अधिकांश पक्षी, इनकी आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं और ये एक बार में दो अलग अलग चीजों पर फोकस कर सकते हैं। इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए ये अपने सिर को बहुत हिलाते हैं। ये मैंने आपको बताया है। अब जो उल्लू होता है, इसकी आंखें सिर के बिल्कुल सामने होती हैं, जैसी हमारी और आपकी हैं। तो इसमें जो रीता है वह इशारा कर रही है उल्लू की ओर, तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है पक्षियों से संबंधित कि मनुष्य की तुलना में सबसे अच्छी दृष्टि किन पक्षियों की होती है, यानी मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से ये वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। कौन से पक्षी होते हैं? तो चील, बाज, गिद्ध। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, संकटापन्न हेड़ों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? पहला विकल्प है चीतल, दूसरा है बारासिंगा, तीसरा है सांभर और चौथा है संगाई। तो संकटापन्न हेड़ों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? तो वह है संगाई। डी विकल्प इसमें सही हो जाता है। अब लोकटक झील कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। ये तैरती हुई वनस्पति के लिए जाना जाता है। तो ये तैरती हुई जो वनस्पति है इसे फुंडी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो ये संगाई हिरन है इसका एक लोकप्रिय नाम है डांसिंग डियर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं ये पूछा गया है। पहला विकल्प है पोषक तत्व, दूसरा है वायु, तीसरा है जल और चौथा है मृदा। तो ये जो पौधे होते हैं, जो कीटभक्षी पौधे हैं, ये ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पर दलदली भूमि होती है और वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और पोषक तत्व भी इन्हें नहीं मिल पाते। इस कारण से ये कीटभक्षी यानी कि छोटे छोटे कीटों का शिकार करने लगते हैं। तो ये पोषक तत्व प्राप्त करते हैं कीटों से, इसीलिए ये इन्हें खाते हैं। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पहला विकल्प है 22 मार्च को, दूसरा है 5 जून को, तीसरा है 11 जून को और चौथा है 22 अप्रैल को। तो आपको याद रखना है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पहला विकल्प इसमें सही है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये 22 तारीख याद रखिएगा। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये आपको याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है, 22 अप्रैल के बारे में आपको बता ही दिया, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, और इस प्रश्न में पहला विकल्प ही सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये चरण उचित क्रम में नहीं है। तो प्याज की खेती के बारे में मैंने आपको बताया है। जो भी मेरे वीडियो पहले से देख रहा है वो एक भी प्रश्न गलत नहीं करेगा, क्योंकि सभी कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ।
तो नीचे प्याज की खेती के चरण दिए गए हैं, इन्हें क्रम से लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले लिखा है मिट्टी की गुड़ाई, उसके बाद खरपतवार हटाना, प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को काटना, प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना, बीज बोना। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग इसको कर लेंगे कि जब खेती की जाती है प्याज की तो क्या किया जाता है, पहले मिट्टी की गुड़ाई की जाती है। तो ये तो हो गया पहले नंबर पर। उसके बाद क्या किया जाता है, बीज बोए जाते हैं, ये दूसरे नंबर पे आ गया। उसके बाद क्या किया जाता है, जब पौधे उगते हैं प्याज के तो उनके साथ कुछ खरपतवार भी उगाते हैं, तो उन खरपतवार को हटाना पड़ता है, तो ये आएगा तीसरे पर। उसके बाद क्या किया जाता है, जब प्याज की फसल तैयार हो जाती है तो प्याज को उखाड़ कर बाहर निकाल लेते हैं और फिर क्या करते हैं, प्याज के ऊपर जो सूखी पत्तियां होती हैं उन्हें काट दिया जाता है। यानी कि आपका जो क्रम है, सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद ई, फिर बी, फिर डी, फिर सी, यानी जो बी विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि। अभी मैंने आपको बताया था। पहला विकल्प है गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम है होता है, दूसरा है आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती, तीसरा है यह एक अनैच्छिक क्रिया है, और चौथा है साथी को आकर्षित करने के लिए। तो पक्षी अपना सिर हिलाते हैं क्योंकि इनकी आंखों की पुतली स्थिर होती है, घूम नहीं सकती, यानी आंखें स्थिर हैं, इसीलिए ये अपना सिर अधिक हिलाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई। पहला विकल्प है चेरापूंजी में, दूसरा है अंगुबे में, तीसरा है महाबलेश्वर में और चौथा है मासिन राम में। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई मेघालय के मासिन राम में, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्योहार को मनाने के लिए। पहला विकल्प है नुआखाई, दूसरा है पोंगल, तीसरा है करवा चौथ और चौथा है बसंत पंचमी। तो आप सभी लोगों को पता है कि चांद देखकर पूजा की जाती है करवा चौथ में, तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और जो विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। नुआखाई उड़ीसा का प्रमुख त्योहार है, पोंगल तमिलनाडु का है और बसंत पंचमी जो है ये भी भारत में मनाया जाता है, और ये सरस्वती माँ की पूजा इस दिन की जाती है, विद्या की देवी सरस्वती की। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। पहला विकल्प है वहीदा प्रिज्म, दूसरा है कर्णम मल्लेश्वरी, तीसरा विकल्प है बछेंद्री पाल और चौथा विकल्प है सुनीता विलियम्स। तो आप सभी लोगों को पता है कि 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला सुनीता विलियम्स हैं, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। वहीदा प्रिज्म जो है ये नौसेना में डॉक्टर हैं, यानी सर्जन हैं, और ये एक पूरी परेड संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और कर्णम मल्लेश्वरी ये वेट लिफ्टर हैं। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं? पहला विकल्प है बिंदेश्वर पाठक, दूसरा है विनोबा भावे, तीसरा है बाबा आमटे और चौथा विकल्प है अन्ना हजारे। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं बिंदेश्वर पाठक, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप। पहला विकल्प है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है, दूसरा है बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, तीसरा है घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है और चौथा है घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है।
तो वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाष्पन क्या है ये भी जान लीजिए, यानी वाष्पीकरण क्या है। तो वाष्पीकरण है जो तरल को गैस में बदलता है, यानी तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा अगला प्रश्न दिया गया है, घर हमें सर्दी गर्मी बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवां पर एक घर होता है। कारवां किस पर एक घर होता है ये बताना है। पहला विकल्प है पहियों पर, दूसरा है नाव, तीसरा है बर्फ और चौथा है रेल की पटरियों पर। तो कारवां यानी कैरेवैन एक घर होता है पहियों पर। ए विकल्प इसमें सही है। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा। ये गतिशील घर होता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। पहला विकल्प है नागालैंड और मिजोरम, दूसरा है त्रिपुरा और झारखंड, तीसरा है झारखंड और चंडीगढ़ और चौथा है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रखने हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी याद रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प है तने, दूसरा है बीज, तीसरा है बाली और चौथा है फूल। तो पृथक्करण की जब किया जाता है तो बाली जो है ओखली में डालकर इनकी कुटाई की जाती है। तो ये बालियां होती हैं, तब इनसे बीज अलग किए जाते हैं। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता है उनके नाम हैं। पहला विकल्प है कानपुर और रायपुर, दूसरा है लेह लद्दाख, तीसरा है जोशीमठ मनाली और चौथा है केदारनाथ अमरनाथ। यानी प्रश्न में पूछा गया है कि जिनका तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता है। नहीं को ध्यान रखिए, शायद मैंने पढ़ा नहीं, तो आप लोग याद रखिए कि वे जगह जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता है उनके नाम क्या है। तो कानपुर और रायपुर, यहाँ तापमान कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आता है। जो लोग कानपुर और रायपुर से हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक रसोइया बिरयानी बना रहा है तथा वह चावल व पानी को अलग करना चाहता है, वह कौन सी विधि का प्रयोग करेगा। पहला विकल्प है वाष्पीकरण, दूसरा है फटकना, तीसरा है निथारना और चौथा है हाथ से चुनना। तो वाष्पीकरण तो इसमें नहीं करेगा। वाष्प क्या होता है, अभी मैंने आपको वाष्प के बारे में बताया था, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में। तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, तो वाष्पीकरण का प्रयोग तो इसमें नहीं होगा। फटकना तब होता है जब हल्के कण होते हैं, यानी कि जैसे गेहूं आप फटक रहे हैं और उनमें भूसे के दाने हैं, तो उन्हें फटक कर ही अलग किया जाता है। जो हल्के भूसे के दाने होते हैं वो अलग गिर जाते हैं, तो फटकना भी इसमें नहीं होगा। सी विकल्प इसमें सही है, निथारना। चावल जो है तली में बैठ जाएंगे और पानी को आप बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके पानी को निकाल सकते हैं। और हाथ से चुनना, तो हाथ से चुनना तब किया जाता है जब ठोस कण होते हैं, जैसे कि दाल में कोई पत्थर के टुकड़े हैं या मिट्टी के टुकड़े हैं, तो आप उन्हें हाथ से निकाल कर अलग फेंक सकते हैं। तो ये होता है हाथ से चुनना। तो इसमें सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी हैं। पहला विकल्प है कौआ, सुअर, मनुष्य, दूसरा है खरगोश, गाय, घोड़ा, तीसरा है बाघ, शेर, भेड़िया और चौथा है बकरी, हाथी, सुअर। तो सर्वाहारी जो सब कुछ खा लें, यानी कि सब्जियां भी खा लें, रोटी भी खा लें, ऐसे बताने हैं। तो इसमें जो ए विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर है। कौआ रोटी का टुकड़ा भी खा लेता है और मांस का टुकड़ा भी खा लेता है। इसी प्रकार से सुअर भी घास फूस भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है। और मनुष्य भी सब्जियां भी खाता है और मांस भी खाता है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला है चौक पूर्णा, दूसरा है नांग गुम्फन, तीसरा है मंदाना और चौथा है आरीपन।
तो मैंने आपको बताया है जब मैंने पढ़ाया था कि सौराष्ट्र और गुजरात में रंगोली और कढ़ाई में प्रयोग किया जाता है नांगुमफन। बी विकल्प इसमें सही है। ये कला की एक डिजाइन है जिसमें प्रतिरूप बनाने के लिए सांप या सांपों को विभिन्न शैलियों में चित्रित किया जाता है। इस तरह के डिजाइनों का उपयोग रंगोली, कढ़ाई, दीवारों की सजावट के रूप में किया जाता है और कालबेलिया जनजाति इस कला का अभ्यास करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। धूम्र कोयले के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? पहला लिखा है प्रायः सर्दियों में बनता है। दूसरा है धुएं और कोहरे से बनता है। तीसरा है ओजोन का अपचय करता है। और चौथा है दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है। तो धूम्र कोहरे के विषय में जो सत्य कथन है वे बताने हैं। तो धूम्र कोहरा एक प्रकार का तीव्र वायु प्रदूषण है जो दृश्यता को कम करता है। अभी आप देख रहे होंगे कि नवंबर के महीने की शुरुआत में ही आपने देखा होगा कि जो वायु प्रदूषण के कारण चारों ओर कोहरा जैसे दिखता है, तो यही धूम्र कोहरा होता है। ये हानिकारक होता है, ये हमारी सांस में चला जाता है, इसके लिए भी ये हानिकारक है। हमारे शरीर के लिए, आंखों के लिए भी ये हानिकारक है, आंखों में जलन होने लगती है। तो इसमें जो इसके बारे में जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो यह प्रायः सर्दियों में बनता है, ये सही है। धुएं और कोहरे से बनता है, ये भी सही है। और यह दमा और खांसी उत्पन्न करता है, क्योंकि यह सांस द्वारा अंदर चला जाता है शरीर के, तो ये दमा और खांसी उत्पन्न करता है। ओजोन का ये अपचय नहीं करता। ए बी डी इसमें सही है, यानी कि सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है? पहला विकल्प है बीन, मुरली, सारंगी तथा ढोल। दूसरा है मुरली, तुम्बा, बीन तथा खंजरी। तीसरा है तुम्बा, बीन, खंजरी तथा ढोल। और चौथा है बीन, सारंगी, मुरली, खंजरी। तो कालबेलिया नृत्य शैली जो लोग प्रदर्शित करते हैं, यानी जो कालबेलिया लोग होते हैं, वो कालबेलिया नृत्य शैली प्रदर्शित करते हैं। तो वे अपने समारोह में वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो इनमें शामिल होता है तुम्बा, बीन, खंजरी और ढोल। इसमें ढोल को छोड़कर बाकी ये जो तीनों हैं, तुम्बा, बीन, खंजरी, ये तीनों ही सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है ये जल चक्र को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। दूसरा है वे वृक्षों से ढके हुए एक छोटा सा क्षेत्र हैं। तीसरा है ये घरेलू पशुओं के लिए आवास उपलब्ध कराते हैं। और चौथा है ये अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो वनों के संदर्भ में जो सत्य कथन है वह बताना है। तो ये जल चक्र को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं, ये सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऊंचा, शुष्क और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम है। पहला विकल्प है शिमला, हिमाचल प्रदेश। दूसरा है शिल्लांग, मेघालय। तीसरा है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। और चौथा है लेह, लद्दाख। तो इसमें डी विकल्प सही है। इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए। डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह तिथि जिस दिन बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज गाड़ा। तो तिथि बतानी है। पहला विकल्प है 23 मई 1984। दूसरा है 23 मई 1989। तीसरा है 25 मई 1984। और चौथा है 25 मई 1989। तो बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और इन्होंने कब कदम रखा था? 23 मई 1984 को। पहला विकल्प इसमें सही है। और इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया भी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, यह किससे बनाई जाती है? पहला विकल्प है सांप की झड़ी यानी छोड़ी हुई चर्म त्वचा। दूसरा है सांप का विष यानी जहर। तीसरा है चिचिंडे के पौधे का फूल। और चौथा है चिचिंडे के पौधे का बीज। तो सांप के कांटे की दवा सांप के जहर से ही बनती है। बी विकल्प इसमें सही है। इसे सीरम कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं। पहला विकल्प है हमारे सांसों के कंपनों द्वारा, दूसरा है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, तीसरा है सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, और पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो मैंने आपको बताया ही है कि जो मच्छर होते हैं मनुष्य के पैरों के तलवों की गंध और शरीर की गर्मी से उन्हें ढूंढ लेते हैं। तो डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। कई बार आपको बताया है, पहला विकल्प इसमें सही होगा गोवा। सरसों के तेल में पकी मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? कश्मीर के लोग। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, दोनों बातों में अंतर याद रखना है। नारियल के तेल में मछली पकाकर, समुद्री मछली पकाकर गोवा के लोग खाते हैं और सरसों के तेल में मछली पकाकर कश्मीर के लोग खाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। पहला विकल्प है शिल्लांग, दूसरा है मैसूर, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है श्रीनगर। तो इसमें डी विकल्प सही है, श्रीनगर। तो आज की वीडियो में मैंने 38 प्रश्न लिए हैं और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जितने भी प्रैक्टिस की वीडियो आ चुकी हैं यदि आपने नहीं देखी हैं तो एक बार देख लीजिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।